दोस्तों, आजकल बिहार में हर तरफ जन स्वराज पार्टी का शोर है और इस पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी बहुत सारे राजनीतिक दलों से जुड़े रहे और राजनीतिक दल से जुड़ के उन्होंने राजनीति नहीं की बल्कि एक रणनीतिकार के तौर पे जुड़े रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी काम किया। उन्होंने मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी के लिए भी काम किया और जदयू के वो उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन रणनीतिकार के तौर पर काम करते हुए शायद वे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई और एक अभियान शुरू किया बिहार को एक नया रूप देने का। और उस अभियान का नाम उन्होंने रखा जन स्वराज। पहले वो एक संस्था थी, एक संस्था इन्होंने लॉन्च किया। उस संस्था के माध्यम से पूरे बिहार में पद यात्रा करके उन्होंने बिहार की स्थिति को जानने की कोशिश की और उस पद यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों से, स्थानीय लोगों से जैसे जैसे संपर्क होता गया, लोग उनके विचारों से सहमत हुए, उनके आदर्शों से प्रभावित हुए, उनके सिद्धांतों को अपनाया और स्वेच्छा से जन स्वराज अभियान से जुड़ते रहे। पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को जन स्वराज को प्रशांत किशोर जी ने पॉलिटिकल पार्टी घोषित कर दिया। अब ये जन स्वराज पार्टी है और इस अभियान से जुड़े हुए लोग जो जन स्वराज से जुड़े हुए थे वो आज पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी जन स्वराज को एक अभियान ही मान रहे हैं। और जो सपना है रणनीतिकार की तरह नहीं बल्कि एक शिल्पकार की तरह, लोग कहते हैं कि बिहार को एक नया रूप देना चाहते हैं। लोग प्रशांत किशोर जी को रणनीतिकार नहीं बल्कि शिल्पकार के तौर पे देखते हैं, क्योंकि उनका एक सपना है कि वो बिहार को एक नया रूप देना चाहते हैं, नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं यहाँ के युवाओं के लिए और यहाँ की महिलाओं की दिशा और दशा को सुधारने के लिए। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए वो अभियान चला रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि अगर युवाओं की दशा बदलेगी तो अपने सूबे की दशा यानी बिहार राज्य की भी दशा बदलेगी। और उन्हीं सिद्धांतों और आदर्शों को लेकर लोग जन स्वराज के अभियान से जुड़े और लगातार जुड़ रहे हैं। और इन जुड़ने वालों में एक ऐसा वर्ग है जो स्वयं में सक्षम है कुछ भी करने का, चाहे वो बुद्धिजीवी वर्ग हो। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस अभियान से जुड़े, बहुत सारे समाज सेवी इस अभियान से जुड़े और बहुत सारे व्यवसायी इस अभियान से जुड़े। और अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रदीप सिंह जी, हम इनका परिचय आपसे कराएंगे। दोस्तों, मैं न्यूज़ एक्सिस के लिए खुसरू परवेज और अब हम आपका साक्षात्कार कराते हैं प्रदीप सिंह जी से। इनका परिचय पहले हम आपको दे दें कि ये पिछले 1 वर्ष से जन स्वराज पार्टी से जुड़े और जुड़कर लगातार जो जन स्वराज का अभियान है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये डेहरी विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि अभी मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अकोड़ी गोला गांव में हूँ, यहाँ पे इनका एक प्रतिष्ठान है और ये डेहरी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार, सबसे बड़े दावेदार माने जाते हैं। इनका दूसरा परिचय ये है कि इनका बड़ा व्यवसाय मुंबई में है। उस बड़े व्यवसाय को छोड़कर और अपने संबंधियों के हवाले करके इन्होंने फिर से बिहार का रुख किया। लेकिन उससे पहले ये बीजेपी से, भाजपा से भी जुड़े रहे। मुंबई में
इन्होंने भाजपा से जुड़कर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर काम किया और वहां पर मुंबई में ये बिहार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे, भाजपा के बिहार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके विचार बदले और ये प्रभावित हुए प्रशांत किशोर जी से, और इन्होंने वहाँ अपना व्यवसाय अपने निकटतम संबंधी के हवाले किया और बीजेपी को त्याग किया और बिहार आकर, यानी अपने घर वापस आकर ये प्रशांत किशोर के अभियान से जुड़ गए। तो आइए अब हम सीधा उन्हीं से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो भाई प्रदीप सिंह जी, आइए, न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। और दर्शकों को बताइए कि खुद आप बताइए अपनी जुबान से कि प्रशांत किशोर जी के सिद्धांतों, आदर्शों या जन स्वराज के अभियान से किस तरह प्रभावित होकर आप जुड़े और बीजेपी को आपने क्यों छोड़ी, और मुंबई से व्यवसाय अपना छोड़कर आप यहाँ आकर इस तरह से अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, मैं मुंबई में विगत 30 वर्षों से था जी, और बिहार जो भूमि रही है हमारा जन्मभूमि है जी, कोढ़ीगोला हमारा जन्मभूमि है जी। हमने प्रशांत जी के बारे में पहला 2014 में मैंने जाना, जब बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया, मोदी जी के लिए जब काम किया। उसके बाद मोबाइल पे हम लोग देखते रहते थे, उनके बारे में सुनते रहते थे। जब इन्होंने पहला अपना बिहार बदलाव पद यात्रा चालू किया एक आंदोलन के रूप में 2 अक्टूबर 2022 से, तब से हम मोबाइल से जुड़े रहते थे और बहुत इनके हर बातों से प्रभावित होकर मैं वहाँ पर अपना जो भी हमारा धंधा व्यापार था छोड़ के, और चूंकि मैं मुंबई में देखता था कि बिहारियों की क्या दुर्दशा है, जो मजदूर वर्ग के लोग आते थे तो उनकी दुर्दशा हम देखता था। और ये हमारे जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, इनकी बातों को हमने सुना। इन्होंने अपने लिए नहीं, बिहार की बदहाली, और बिहार बीमार है इस टाइम, बिहार की बीमारी से निकालने के लिए, बिहार की बदहाली से निकालने के लिए इन्होंने आकर यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अपने सारी सुख सुविधाएं छोड़ के, ये बहुत सारे पार्टियों में काम किए, ऐसा नहीं था कि ये किसी पहचान के मोहताज थे जी, लेकिन सारी चीजें छोड़ के इन्होंने अपने सब सुख सुविधा छोड़ के इन्होंने अपने इस बिहार की भूमि के कर्ज अदा करने के लिए इन्होंने आके बिहार में काम करना शुरू किया। तो मैंने इनकी बातों से प्रेरित होकर, हमने भी सब छोड़ के कि बहुत चीजें हो गया, हमारे 2 बच्चे हैं, सब सेटल हो गए, तो हमने भी सोचा कि भैया यहाँ पर रख के कुछ नहीं। जब प्रशांत किशोर जैसे लोग, इतने नामी लोग आके, और इस धूप में, इस बारिश में, इस तपती जलती हुई लू चल रहा था, उसमें हर गांव घूम घूम के, टेंट लगा के, टेंट में रह के खाना खा के, वैसे बिहार की सब जो समस्याएं थी हर गांव से सुनने के बाद उन्होंने 2 साल बिहार का भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक पार्टी गठित किया। तो हम आपको बता दूं, ये जो जन स्वराज पार्टी है, एक कोई राजनीतिक आंदोलन से निकली हुई पार्टी नहीं है, बल्कि ये जनता की भावनाओं से निकला हुआ एक बदलाव का संकल्प है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा बिहार बनाना जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और न्याय हर नागरिक को समान रूप से मिले। श्री प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में यह यात्रा गांव जाकर लोगों की समस्या सुन रही है। हम लोग भी जो यात्रा चलाए, अभी हम लोगों की 8-9 दिन यात्रा चली, जितने भी संभावित प्रत्याशी थे हर गांव में घूम के हम लोग यात्रा चलाए, उनकी समस्याएं सुनी कि कैसे इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो हम लोग समस्याएं सुनते थे, और शाम को हमारे जो उसका अध्यक्ष रहते थे, जिसके अध्यक्षता में हम लोग हर गांव गली घूमते थे, डोर टू डोर, तो हम लोग शाम को बैठ के और सारी चीजें आपस में डिस्कशन करते थे, और वो चीजें हम लोग अपने सूत्रधार के पास, श्री प्रशांत जी किशोर के पास, उनको हम लोग भेजते थे। तो वहां से सारी चीजों का निराकरण मिलता था। और आपको जैसे पता है,
आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं कि बिहार की आज दशा क्या है। दिशा और दशा दोनों से बिहार एकदम बदहाल है। आज बिहार की ये कंडीशन है, जो नेता आते हैं, समझिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, तो मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सबके लिए हैं, न कि खाली गुजरात के और महाराष्ट्र के लिए है। गुजरात में जाते हैं भाषण देने तो फैक्ट्री लगाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं। महाराष्ट्र में जाते हैं तो वही बात करते हैं। बिहार में जब आते हैं वो, तो यहाँ पर क्या बात करते हैं कि आप लोगों को मैंने ये ट्रेन यहाँ से चालू कर दिया, ये ट्रेन यहाँ से चालू कर दिया, आप बम्बई जाइए, दिल्ली जाइए, श्रमिकों के लिए, श्रमिकों के लिए। तो भैया आप वोट मांगते हैं बिहार से, बिहार में आप जो फैक्ट्री आपने 100, 150, 200 जो भी फैक्ट्री है, उसकी आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, आपने गुजरात में बिठाई है, मुंबई में बिठाई है, उसमें से 2-4 फैक्ट्री लाके बिहार में भी बिठा दिए होते तो कुछ हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनका कल्याण हो जाता है। आप यहाँ पर ट्रेन देते हैं गिफ्ट में कि भाई दिवाली आ रही है, आप लोगों को मैं एक फलाना ट्रेन दे दिया, यहाँ से मुंबई जाने का ट्रेन भी देते हैं। तो देखिए हम बिहारियों के प्रति इन लोगों की सोच क्या है। ट्रेन भी देते हैं, ट्रेन नहीं चालू होती है, लेकिन उसकी कोच पुरानी रहती है। हमने देखा कि जब ट्रेन नहीं चालू हुई तो कोच में घुस के, वहां पर कोच के ऊपर ना दरवाजा जो है वहां पर उसका डेट लिखा हुआ रहता है। वहां पर देखिएगा तो ट्रेन पे डेट लिखा हुआ रहता है कि कब की कोच बनी हुई है। तो भैया उससे उन लोगों की मानसिकता मालूम पड़ती है कि हम बिहारियों को किस नजरिए से देखा जाता है। या आप सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, चूंकि आप मीडिया से हैं, कि हमारे बच्चे यहाँ से कमाने के लिए मुंबई जाते हैं, तो मुंबई में घुसने से पहले एक कल्याण स्टेशन है, वहां पर उनको रोक के एक विशेष समुदाय के राजनीतिक पार्टी हैं, वो वहां पर मारने लग जाते हैं, उनके लोग मारने लग जाते हैं। ठीक है, उनको ये है कि भैया बिहार से लोग आते यहाँ भर जाएंगे तो हमारे जो महाराष्ट्र के लड़के हैं उनका क्या होगा। उनको अपने महाराष्ट्र का चिंता है, वो मारते हैं, उसके लिए हमको तकलीफ नहीं, उसके लिए तकलीफ है, बट वो जो करते हैं उसका विरोध नहीं है। क्यों? वो जो लड़के जाते हैं या हम लोगों से भी बोलते हैं कि अरे बिहारियों, तुम लोगों को शर्म नहीं लगता, अपने नेताओं से तुम लोग नहीं बोलते हो कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री रोजगार लगाओ, यहाँ पर भर भर के आके हमारी मुंबई का दुर्दशा तुम लोग खराब कर देते हो। जबकि हम लोग मुंबई की दुर्दशा खराब नहीं करने जाते हैं। हम लोग जो बिहारी हैं जहां पे भी जाते हैं तो हम लोग चीनी का काम करते हैं। वो पानी है तो हम लोग चीनी का काम करते हैं कि जाके उसमें घुल जाते हैं। लेकिन जो यहाँ के नेताओं के वजह से हम लोगों के प्रति जो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब जो लोगों की नजरिया बन गई है ना, बिहारी मतलब गाली। जो मजदूर लोग वहां गए, अच्छा हम वहां जाते क्यों है मजदूरी करने को? हमारी मजबूरी है कि भैया यहाँ पे वहां पे मजदूरी करने के जाते हैं, 8 घंटा 10 घंटा हम लोग मजदूरी करते हैं। कितना मजदूरी मिलता है? 10,000, 12,000, 15,000। वो भी टाइम पे पैसा नहीं मिलता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करना होता है। हम ये चीजें क्यों आपको बता रहा हूँ कि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, मैंने वहाँ एक संस्था चलाई है। हमारी संस्था का नाम था बिहार स्वराज संघ। जो हमारी संस्था क्या काम करती थी, ओनली फॉर बिहारियों के लिए काम करते थे हम लोग। जिसका कोई काम करा के पेमेंट नहीं देता था तो पेमेंट हम लोग उनसे जाके वहाँ के कानून के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा या लोगों के द्वारा ऐसा बोल के, जो कोई रहता था पैसा दे देता था, कोई रहता था जो कि एकदम मतलब घटिया रहता था, वो लोग पैसा नहीं देता था, तो हम लोग क्या करते थे, भैया दूसरे कंपनी में काम करेगा, तुम्हारी पैसे की गारंटी पे हम काम लगा दे रहे हैं, और नहीं तो गांव जाना है तो जाने आने का तुमको व्यवस्था हम कर दे रहे हैं। ये काम हमारी कंपनी करती थी, हमारी जो संस्था थी वो करती थी। और कोई किसी से 1 रुपए का डोनेशन लेने का काम हम नहीं करते थे। हम जो कमाते थे उससे उसका कुछ 2-5% रुपया इसमें समाज सेवा में हम खर्चा करते थे। तो हमने सारी ये चीजें देखने के बाद मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जैसा आदमी बिहार बदलने के लिए इतना संघर्ष करके आ रहे हैं, तो हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, एक चींटी के बराबर। तो हम भी क्यों नहीं चल के उनके इस अभियान में कंधे में कंधा मिलाकर काम करूं। तो उसलिए मैं आके जन स्वराज में
जन स्वराज के लिए समर्पित हो गया। मरूंगा तो जन स्वराज के लिए, जिंदा रहूंगा तो जन स्वराज के लिए। मुझे टिकट मिले नहीं मिले, डेहरी विधानसभा का नेतृत्व हमको सौंपा जाए नहीं सौंपा जाए, मैं जन स्वराजी बन गया हूं। और हमारे इसमें जो अभी हैं प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशियों में हमारे यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है जन स्वराज में कि आपको अगर देखिए, हम 1 साल से काम कर रहे थे एकदम एक्टिव, मतलब इसका जन स्वराज का सिपाही बन के काम कर रहे थे, लेकिन हमने कुछ अपना आवेदन नहीं किया था, अपनी दावेदारी पेश नहीं किया था। तो हमारे जो लोग थे, जिसके साथ हम जाके काम करते थे, जिसको बोलते थे कि भैया जन स्वराज के लिए काम करो, और घर घर में हम लोगों को, चूंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन है हम लोगों को चुनाव चिन्ह दे दिया है स्कूल बस्ता, वो आपको भी पता होगा। तो हम लोग स्कूल बस्ता को, चूंकि हमारी नई पार्टी है, 1 साल की पार्टी है, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो वाकिफ थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, जो गांव मोहल्ले टोले में रहते थे, उनको जाके हम लोग घर घर बताते। तो हमारे लोग जो थे, हमारे जो समर्थक थे, वो बोले कि भैया आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आप भी आवेदन कर दीजिए। तो हमने जाके आवेदन किया। हमारे साथ जो लोग गए वहां पर, हमारे यहाँ एक आवेदन करने के साथ साथ एक 21,000 रुपया भरने का प्रावधान है पार्टी फंड में, वो हमने नहीं भरा है, हमारे साथ गए हुए लोग भर दिए। मुझे वो भी पता नहीं है कौन लोग भरे। हमको यहाँ से लेके गए, जिस दिन बिहार बंदी था उस दिन हमको लेके गए, हमने गया। तो इसी सब विचार से हम जन स्वराज के साथ जुड़े। और जन स्वराज का जो 5 वादे हैं वो बिहार बदलने के लिए सबसे मस्ट है। शिक्षा रहेगा तो समृद्धि और रोजगार होएगा, ये चीज आप मानते हैं जी? ये देखिए, अभी केंद्र से हमारे यहाँ पैसा आता है इसको काम करने के लिए, जो स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं जी उसको, मनरेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है हमारे यहाँ मनरेगा में काम करने। तो मनरेगा का यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करा पाती है, वो पैसा रिटर्न चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हमारी जन स्वराज की सरकार बनेगी, हमारी व्यवस्था बनेगी, तो हम लोग वो मनरेगा को, जो नगदी फसल हमारे किसान करेंगे, तो उससे हम जोड़ देंगे। तो उससे क्या होएगा, किसानों को फायदा हो जाएगा कि उनको फ्री में मजदूर मिल जाएंगे, और मजदूरों को फायदा हो जाएगा कि यहाँ पे रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, किसानों को खेती करने में दोगुना फायदा होएगा कि वो जो नगदी फसल उगाएंगे, फल सब्जी जो भी, तो उनका मार्केट में चला जाएगा, 2 रुपया ज्यादा आएगा। अभी किसान हमारा लाचार है, बिहार का किसान लाचार है। क्या रोपते हैं बिहार का किसान ज्यादा से ज्यादा? धान गेहूं। हमारे इलाके में तो धान गेहूं रोपी जाती है, तो धान गेहूं रोपते हैं। तो एक ये हमारी सोच है। दूसरी, बच्चों की शिक्षा के लिए, जब तक देखिए हम लोगों को नेत्रहाट जैसा हमारा जो सूत्रधार है, उनका सोच है कि हम पहले से, हमारी जो बिहार है शिक्षा की भूमि रही है। अभी किसकी नजर लग गई, ये लोग आके 20 साल हो, 15 साल हो, ऐसा करके पूरी शिक्षित के हम लोग का पतन कर दिए। स्कूल में जाइए, बच्चे को खिचड़ी मिल रहा है, आधा पानी आधा नमक, कुछ पढ़ाई नहीं। टीचर आप देख ही रहे हैं, पैर पे रख के सो रहे हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं। आप लोग जैसा मीडिया भाई जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए, तो उनका कैमरा भी छीना जा रहा है, फोड़ा जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही है। तो ये जो हमारी पार्टी है, जैसा ही हमारा व्यवस्था सिस्टम में आएगा, जैसा ही जन स्वराज की सरकार बनेगी, तो हम लोग एजुकेशन के लिए, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, सरकारी स्कूल की हालत ठीक नहीं है, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े, चाहे जो भी स्कूल में प्राइवेट में पढ़े, उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो खर्चा है, जो फीस है, मैट्रिक तक का हमारी सरकार जन स्वराज देगी। जो 60 साल से ऊपर माताएं बहनें जो बुजुर्ग हैं, उनको जो पेंशन की सुविधा है वो हम लोग 2,000 रुपया देंगे। अभी तक आप देख रहे होंगे, इतने साल से पेंशन की सुविधा है, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार कोई नया करेगी, आएगी तो। लेकिन जो पेंशन की सुविधा थी तो 400 रुपया थी, पहले से 400 आ रही थी, 410 भी नहीं हुई थी। लेकिन हमारी जन स्वराज पार्टी के आने से इतना वो लोग डर गए, तिल मिला गए
कि 1100 रुपया कर दिए, चलिए ठीक है, मतलब कुछ तो फायदा हुआ। आपको लगता है कि दबाव में आ गई? हाँ, दबाव में आके किए भैया, बिहार की सरकार दबाव में आके किए, बिहार के सरकार दबाव में आकर की चुनावी लुभावना देने के लिए कि भैया ये तो 2000 का बात कर रहा है, 2000 कर दिए होते तो हम लोगों का एक काम आसान हो जाता। तो लेकिन दबाव में आकर भी अगर सरकार ने दे दिया, हम अपनी उपलब्धि मानते हैं भैया, हम बोले ना कि हमारी सरकार तो मतलब हमारी सरकार नहीं है, ये जनता के बीच में से निकली हुई ये सरकार है। आपको क्या लगता है प्रदीप जी कि मान लीजिए दबाव में आके सरकार ने अगर वृद्धि कर दिया पेंशन की राशि में, और अभी 2 दिन पहले यानी परसों ही जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खाते में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 लाख रुपए डाल दिए कि उनको रोजगार के लिए दे रहे हैं, आगे 2 लाख रुपए और देने का वादा है। तो इससे प्रभावित महिलाएं नहीं। सुनिए आपको मैं बताता हूँ, ये जो 2023 में जातीय जनगणना हुई थी, चिन्हित की गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे कौन है क्या है, तो उस टाइम 94 लाख लोगों का चयनित हुआ था जो गरीबी रेखा से नीचे है। नीतीश जी ने वादा किया था कि 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि इन लोगों को दी जाएगी। कहाँ गया वो वादे, कहाँ गया वो वादा? आज की तो ये बातें नहीं है कि नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है, किए थे ना वादा, वो कहाँ गया 2 लाख रुपया? आज ये जो 10,000 रुपया दे रहे हैं, ये 10,000 रुपया दे नहीं रहे, ये चुनावी जो इन लोगों की हटगंडा होती है ना, क्या बोला जाता है, ये चुनावी सब हटगंडा है कि 10-10 हजार रुपया दे दो, अभी प्रलोभन, एक तरह प्रलोभन है, ये नहीं है। हम तो बोले हैं और हम बकायदे उनको एक पीएलसी कार्ड दे रहे हैं, बना के हम गारंटी के तौर पे उनको एक पीएलसी कार्ड दे रहे हैं। तो हम लोग पहले से प्रावधान बनाए हुए हैं कि भैया हम लोग तो 5 लाख रुपया देंगे एक महिलाओं को, हम लोगों ने 5 लाख रुपया की गारंटी दिए हैं, 4% ब्याज पे, साल का वार्षिक 4% ब्याज पे हम 5 लाख रुपया उनको देंगे। 10,000 में आजकल कौन सा बिजनेस होगा जी? इस महंगाई में 10,000 रुपये में आप कौन सा बिजनेस कीजिएगा? तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि बिल्कुल ही मतलब ठगने की? नहीं, ठगने की, जनता की ठगने का। और भैया जनता भी ठगाएगी नहीं, जनता समझ चुकी है कि लेना है, और उनको हम लोग जाके गांव-गांव बताते हैं दे रहे हैं तो इनको मना मत करो, लो ये आप ही का पैसा है, मतलब पैसे ले लो, नोट ले लो, हाँ, वोट मत देना, वोट मत देना। वो भी हम नहीं बोल रहे हैं, वो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, ये लोग कहाँ ले गए ये आपको डिसाइड करना है, आपके बच्चे का मुंह देखना है, अच्छा, आपके मतलब सामान ये का मुंह देखना है। कि पैसे तो आप ले लीजिए, लेकिन डिसाइड करिए कि वोट कहाँ पे देना है, कहाँ पे देना है, और एक बार अपने बच्चे का मुंह देखिए। बिल्कुल। हमारे प्रशांत जी का क्या चीज का कमी था जी, जो पार्टियों को बोल देते थे कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तुरंत बैठा देते थे। लेकिन उन्होंने सारी चीजें छोड़ के और बिहार बदलने के लिए, अगर बिहार नहीं बदली तो हम ये समझेंगे कि ये हमारे लिए, हमारे बिहारियों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखिए हम बिहारी बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, गोवा, गुजरात, जहां भी जाते हैं तो वहां हम लोग क्या हो जाते हैं, बिहारी। वहां कोई जात पात नहीं, कोई पार्टी नहीं। हम लोग यही तो समझाए, अभी जो घूम घूम के समझा रहे हैं लोगों को, यही समझा रहे हैं। हम जब बाहर जा रहे हैं तो वहां बिहारी हो जा रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे आ रहे हैं तो हम बीजेपी वाले, तो हम आरएलडी वाले, तो हम आरजेडी वाले, तो हम मतलब फलाने ठिकाने, तो हम बाबू साहेब, तो हम पंडित जी, तो हम मियाँ जी, तो मतलब इसमें बढ़ जा रहे हैं हम यहाँ के। तो हम यही समझा रहे हैं कि भैया इसमें बटिए मत। यहाँ आकर जो हम लोग पड़तनाएं झेल रहे हैं और जो हमारी दशा दुर्दशा हुई है यहाँ की, वो देखिए। कभी कभी भाषण जब जनसभा को संबोधित करते हैं प्रशांत किशोर जी, तो संबोधन में वो बोल जाते हैं कि भैया राम मंदिर तो बन गया अयोध्या में जी, तो मंदिर के लिए अगर वोट करिएगा तो शिक्षा कहाँ से मिलेगा? सही बोलते हैं, हम उससे इत्तेफाक रखता हूँ। वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो मानते हैं कि बीजेपी कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। अरे भैया मानती क्या है, आप लोग तो मीडिया से हैं, आप लोगों को नहीं पता चलता है।
कि जब इलेक्शन आएगा तो हिंदू मुस्लिम है और बोलते हैं कि हम देश चला रहे हैं। मुसलमान क्या बाहर से आए हुए हैं? एक दूसरे में ये फैलाना ये कहां तक उचित है? मंदिर बनाए, ठीक है, मंदिर बनना चाहिए। मैं किसी के इसके साथ भावनाओं के साथ ये नहीं कर रहा हूँ, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। वो एक प्रतीक के तौर पर बोलते हैं कि मंदिर के नाम पर वोट करिएगा, मतलब ये है कि धर्म के नाम पर अगर वोट करें तो क्या मिलेगा? वही आपने गलत चीज बोला था, वही मैं बता रहा हूँ। मंदिर बनाए, मंदिर बनना चाहिए, हम उसके विरोध में नहीं हैं। हम भी मंदिर में पूजा करने जाते हैं, आप भी मस्जिद में जाते होंगे नमाज पढ़ने। जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग अपने गिरजा घर में, उनको हक है। लेकिन उस पे भैया ठीक है, गुजरात में, अब मैं सिंपल सी लोग, गुजरात में जाके आप अलग भाषण देते हैं और बिहार में आके अलग भाषण देते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अभी देखिए नीतीश जी का आपको हमने एक लॉजिक बताया। दूसरा, 50 लाख भूमि हिंद, दलित और अति पिछड़े परिवार को घर बनाने के लिए 3 डिसमिल जमीन देने के वादे किए थे, उसका क्या हुआ? आज तक मिला? किसी दलित परिवार को, किसी भूमिहीन परिवार को मिला? 3 डिसमिल जमीन देने के लिए वादा किसने किया था? उन्होंने किया था ना। तो खाली बस वादे करते हैं, सपना दिखाते हैं। अभी वही इलेक्शन आया है तो 10,000 का एक सपना मिल गया, ये हो गया। लोग सब लेकिन अभी समझ गए हैं कि क्या इन लोगों की जो। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ के लोग बटे हुए हैं, वोट किसी को भी दो यहाँ के राजा बनेंगे नीतीश कुमार जी। चीज आप मानते हैं ना? तो अभी जनता इस टाइम समझ गई है और कहीं से भी ये लोग कहीं नहीं है। अब की बार लहर है हमारी जन स्वराज की, दुनिया हमारी जन स्वराज नहीं, लोगों की, आपकी भी जन स्वराज है। ये लोगों में से निकला हुआ है, जनता की पार्टी है ये। अच्छा, ये जो 2 गठबंधन है यार जी, एनडीए और इंडिया नहीं यार, बिहार में जी बोलिए, महागठबंधन कहा जा रहा है और दोनों का नेतृत्व एक तरह से केंद्रीय लीडर कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी भी तेजस्वी के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उधर नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी, और परसों तो उन्होंने पैसे ट्रांसफर करते समय कह दिया कि ये 2 भाई हैं। आपके 2 भाई नीतीश और नरेंद्र, है ना, महिलाओं का उत्थान चाहते हैं। एनीवे, तो ये जो 2 गठबंधन है, इन 2 गठबंधनों में इंडिया या एनडीए ज्यादा बड़ी चुनौती कौन लगती है जन स्वराज के लिए? जन स्वराज के लिए कोई चुनौती नहीं है। हम लोग चुनौती के रूप में किसी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है, आपको पहले ही मैंने बताया, अभी फिर ठेठ भोजपुरी में बताता हूँ, ये जनता से निकली हुई पार्टी है, न कि कोई राजनीतिक से निकली हुई ये पार्टी बनाई हुई है। तो हम लोग किसी को नहीं मानते हैं अपना कंपटीटर, किसी को नहीं मानते और कोई नहीं है दूर दूर तक। अभी देखिए एक नया पैतरा चल रहा है इन लोगों का, भूमि सर्वे के नाम पर। शायद आपका भी कुछ जमीन उमीन होएगा तो भूमि सर्वे के नाम पर ये लोग कितना लूट मचाए हैं। भूमि सर्वे के नाम पर भंसावली बनाने का, रसीद कटाने का और जमीन के दाखिल खारिज और जमाबंदी के नाम पर जो लूट हो रहा है, आपको मालूम है कितना बड़ा एक करप्शन हुआ है? आपने भी ऑनलाइन कराए होंगे, पैसा लगा होगा, अभी तक हुआ है कुछ? रिजल्ट तो कुछ नहीं है, सही है। तो जनता समझ नहीं रही है। हम लोग जाके यही तो बता रहे हैं कि भैया ये कर क्या रहे हैं। आपको एक आप जमीन खरीदिए कहीं से, मेहनत करके, मजदूरी करके, उसका मोटेशन कराने के लिए कोई ब्लॉक में जाइए, ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन करके आप छोड़ दीजिए, 1 साल 2 साल छोड़ दीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा लेकिन आपका ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? जब तक वहां के कर्मचारी बाबू से, बड़े बाबू से नहीं मिलेंगे, जब तक उनको दर्शन नहीं कराएंगे, उनसे जब पूछा जा रहा है तो बोल रहे भैया क्या करेंगे, ऊपर से दबाव है। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो वोट चोरी को लेके वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने बिहार में किया, तो वोट चोरी के कुछ पर्दे भी पास हुए, तो कैसे देते हैं इस वोट चोरी को? हम लोग नहीं मानते हैं। अच्छा,
वोट चोरी हुई, वोट क्या हुआ, जो भी है। हालांकि प्रशांत किशोर जी ने एक बार समर्थन किया था, बोले थे कि राहुल गांधी सही कर रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं, हम राहुल गांधी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। जो हुआ है, आपको नहीं लगता है कि गलत हुआ है? अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। आया है रिजल्ट? नहीं, रिजल्ट तो नहीं आया। राहुल गांधी बोले हम उनका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बोले उस चीज से इत्तेफाक रखता हूं कि भैया ये चोरी हुई है, नाम कटे हैं। नाम आज काटा गया जब बिहार में चुनाव आ गया, जब उनको लग गया कि अरे यार ये तो बड़ा लफड़ा कर देगा जनस्वराज वाला। जब मोदी जी का चुनाव हो रहा था तो उसी टाइम में व्यवस्था कर देना चाहिए था ना। अगर मान लीजिए कि अभी नाम कटा, वो कहते हैं कि साक्ष्य मेरे पास नहीं। सुनिए ना, साक्ष्य नहीं था, ठीक है, साक्ष्य आया। अगर साक्ष्य आया, अभी नाम कटा, उस आदमी के वोट पे मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, उसी वोट पे बने हैं, तो क्या वो इस्तीफा देंगे? जब वो वोटर नहीं थे, वो वोट किए, तो इस्तीफा देंगे। नैतिकता का अधिकार पे तो देना चाहिए कि भैया ये वोटर नहीं थे, गलती से दे दिए हैं। अभी साक्ष्य तो मिल गया ना, अभी हटाओ, फिर से चुनाव कराओ। जो वो बोल रहे हैं उनकी ही बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है भैया, साक्ष्य नहीं था, अभी साक्ष्य मिला, अपने नाम काटा, हम भी उनके साथ हैं, ठीक है, नाम काटा, अच्छी बात है। चुनाव तो फिर से होना चाहिए था। ये सब सरकार की चाल चरित्र सब दिख रही है सर। और अभी वो लोग एकदम बौखला हुए हैं। अभी देख रहे हैं आपस में ही, अभी हमारे सूत्रधार तो 5 जन का एक एक किस्त, 2-2 किस्त जारी किए हैं। एक देख रहे हैं, जिस टाइम कोरोना काल चल रहा था, यहाँ लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के, इसके लिए तब वो एम्बुलेंस खरीद के गोडाउन में रख रहे थे। हम लोग खटिया पे लोगों को ले जाके ऑक्सीजन नहीं दिलवा रहे थे, वो व्यस्त थे फ्लैट खरीदने में दिल्ली में। कहाँ इसका उजागर किया ना हमारे सूत्रधार, तो उन्होंने उजागर किया कि सरकार में उनकी घुसपैठ किस तरह से है कि ये सारी चीजें उजागर हो गई। लोग हैं हमारे, कौन सा सूत्र है उनका? लोग हैं, उनको भी, जो लोग हैं ना, अच्छे लोग जो हैं ना, वो भी चाहते हैं। देखिए ना, उन लोगों के आपस में से ही आवाजें निकल रही है ना। नीतीश जी के एक प्रवक्ता जी हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि भैया जब आरोप लगाया गया तो उसका आप जवाब दीजिए। नीरज कुमार बबलू जी ने बहुत अच्छी बातें बोली है। आर.के. सिंह ने भी कहा कि आप हटिए, इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा दीजिए, हटिए, नहीं तो सामने से आके जवाब दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, तो आके आप अपना साक्ष्य पेश कीजिए ना, हमारे सूत्रधार को पूरे साक्ष्य के साथ। और बोल रहे हैं कि कई बोरा रखा हूं, मांगो ना कितना साक्ष्य आपको चाहिए। तो सब लोग बिल्की में घुस जा रहे हैं। मतलब आरोपों में दम है। अरे भैया, दम नहीं रहता। आप हमको गरियाएंगे और हम आपको छोड़ देंगे, आप हमको चोर बोलेंगे, हम आपको छोड़ देंगे। हमारे सूत्रधार तो सीधा सीधा बोल रहे हैं ना। एक जन को पेट्रोल चोर बोल रहे हैं, एक जन को जमीन चोर बोल रहे हैं, तो आप सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे ना। एक जन को नवी आप 10वीं कब पास किए हो बोल रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे हैं, और कहां वहां का डिग्री लेके रखे हुए हैं। आपको जब आप बोल रहे हैं कि नहीं हम सच हूं, तो आप सामने आइए ना, मीडिया के सामने आइए, रख दीजिए कि भैया नहीं, वो हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि विधानसभा की क्या स्थिति होगी, कितना सीटें अनुमानता आप जो है? देखिए, उस पर कोई अनुमानता नहीं लगाया जा रहा है। आपको हमारे सूत्रधार बता दिए हैं, सबको, पूरे बिहार के लोगों को मालूम है, या तो फर्श पे नहीं तो अर्श पे। अच्छा। इतने सीटें आएगी ना, या गिनते गिनते थक जाएंगे। या कुछ बिल्कुल नहीं आएगी? कोई भी पार्टियों के अंदर नहीं। ये अर्श पे और फर्श पे का क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने बोला है, उसके आगे हम नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, तो हम लोगों को इतना ये मतलब प्यार और ये मिल रहा है जन स्वराज के प्रति
तो उससे अगर समझिए कि 100 आदमी हैं कहीं पर, 100 आदमी में अगर 90 आदमी बोल रहा है कि नहीं अब की बार जन स्वराज, तो क्या आकलन आप लगाइएगा? सर्वे आप जब करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना। हमारे बिहार में जितने वोटर हैं तो 100 वोटर के ऊपर तो सर्वे होती नहीं है। हमारे डिहरी विधानसभा को ले लीजिए तो यहाँ पर 2,94,000 वोटर्स हैं, ठीक है। उसमें से वोटिंग परसेंटेज हमारा 1,00,000 सवा लाख यही वोटिंग होता है सबका मिला के। तो उसमें से अगर 1 लाख में से आपको 50,000 ही आदमी बोल रहे हैं कि अब की बार जन स्वराज, तो बहुत हो गया। और हम लोग 243 सीटों पे लड़ रहे हैं। कोई है पार्टी के दम कि 243 सीटों पे लड़ के दिखावे, अकेले दिखा देवे? लेकिन प्रशांत किशोर जी तो लगता है कि महागठबंधन से में शामिल होना चाह रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं। ये देखिए, ये हवा वो लोग बना रहे हैं और उसको आप लोग थोड़ा सा पंप दे रहे हैं, कहीं पर भी नहीं है। अगर सूत्रों से खबर आई थी कि पैगाम भेजा था। नहीं, सूत्रों से सामने वाला तो पैगाम सब लोग पैगाम भेजते हैं कि भैया हमारे बारे में ऐसा मत बोलो, लेकिन किसी को दम नहीं है कि प्रशांत जी को खरीद लेवे। समझ गए ना? किसी को दम नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, कुछ भी, जनता सबकी बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। हम तो एक बहुत छोटा सिपाही हूं, लेकिन जितना भी अनुभव रखता हूं, जितना भी पढ़ा हूं, जाना हूं जन स्वराज के बारे में, तो उस बेस पे आपको बता रहा हूं कि ऐसी कुछ भी नहीं है। हम पूरे 243 सीटों पे, सभी सीटों पर लड़ रहे हैं और आश्वस्त हैं कि हम हाँ एकदम आश्वस्त हैं। तो चलिए ठीक है। तो आप जो बिहार के वोटर्स हैं जी, अगर उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं तो 2 शब्द उनके। भैया, हमको सभी बिहार के भाइयों से, बहनों से, माताओं से करजोड़ निवेदन है कि इस बदहाली से निकलने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, वो है स्कूल का वास्ता। आप दूसरों को, लोगों को बहकावे में न आकर अपने बेटा, अपने सवांग का चेहरा देखकर अब की बार वोट दें। जय बिहार। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।